आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पर बातचीत की थी। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु। तो आज हमारा टॉपिक है जैव अणु। जैव अणु, जैव अणु, जैव अणु मतलब बायोमॉलिक्यूल्स। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लें कि जैव अणु क्या होते हैं, इन पर चर्चा कर लें। जैव अणु क्या होते हैं? तो जो जीवित प्राणी होते हैं, सजीवों में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं, जैविक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, उन जैविक अभिक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन जैविक अभिक्रियाओं को चलाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, जो अणु भाग लेते हैं, उनको जैव अणु कहते हैं। मतलब जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं को जैव अणु कहते हैं। जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं को क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु कहते हैं। जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं को जैव अणु कहते हैं। अब कौन कौन से अणु ऐसे हैं जो जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये एक जैव अणु। नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 प्रोटीन के साथ साथ हम लोग नंबर 3 में पढ़ेंगे एंजाइम, एंजाइम, और नंबर 4 विटामिन। विटामिन। नंबर 5 विटामिन के बाद में हम चर्चा करेंगे किस पर? हम चर्चा करेंगे वसीयम, लिपिड, लिपिड एंड वसा, लिपिड, लिपिड। इसके बाद में नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे हार्मोन, हार्मोन पर। और नंबर 7 पे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिकम, न्यूक्लिक अम्ल, इन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैव अणु। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। जैव अणु किसे कहते हैं? जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं को जैव अणु कहा जाता है। कौन कौन से ऐसे अणु हैं जो जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं? तो उनमें से नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 है प्रोटीन, नंबर 3 है एंजाइम, नंबर 4 है विटामिन, नंबर 5 है हार्मोन, और नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, लिपिड, हार्मोन एंड न्यूक्लिकम। तो कुल मिला के इतनी चीज़ों की हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर में। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमें इसमें जैव अणु पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट पर।
आइए चलिए कार्बोहाइड्रेट देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स पर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स में रासायनिक रूप से मुख्य रूप से क्या क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसमें कार्बन को छोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वही अनुपात होता है जो जल में होता है, अर्थात जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है H2O, मतलब 2:1। उसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। तो अब चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान हो गया, तो ये तो हो गया हाइड्रेट, ये क्या हो गया? हाइड्रेट्स, ये हो गया हाइड्रेट्स, और इसके साथ में कार्बन जुड़ा है तो कार्बन का मतलब हो गया कार्बो, तो कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है कि ये प्रारंभिक बात बता रहे हैं, प्रारंभिक अवधारणा बता रहे हैं, आज की बात नहीं है। जब कार्बोहाइड्रेट स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट के विषय में पता चला था तो लोगों ने कुछ इसी प्रकार से समझा था कि कार्बन के हाइड्रेटों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स का है तो इसका मतलब उसमें कार्बन है और क्या है? जल है। ये अर्थ निकाला गया था कार्बोहाइड्रेट्स का, और इसका सूत्र जो बताया गया था, सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट्स का, वो क्या बताया गया था? इसका सामान्य सूत्र बच्चों बताया गया था CxH2O का होल y, ये बताया गया था। इसका सामान्य सूत्र क्या बताया गया था? CxH2O का होल y, ये बताया गया था। और ये बताया गया कि जो यौगिक इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं वो इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चों? जो इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात जिनमें कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब जल उपस्थित होता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लेकिन ये अवधारणा प्रारंभिक थी। प्रारंभ में जब इस चीज की खोज हुई थी तब प्रारंभ में हम लोगों को इसके विषय में ये पता चला था। अब इसके बाद में देखा गया कि उस समय जितने भी कंपाउंड ज्ञात थे जो कार्बोहाइड्रेट्स के थे वो इस सूत्र का प्रतिपादन कर रहे थे बच्चों। लेकिन आगे समय जब बदला तो समय बदला तो चीज़ें बदली। तो उन चीज़ों में ये देखा गया कि हुआ क्या कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते थे, कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो इस फार्मूले का प्रतिपादन नहीं कर रहे थे। कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो इस फार्मूले का प्रतिपादन नहीं कर रहे थे परंतु वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, और कुछ कंपाउंड जो इस फार्मूले का प्रतिपादन कर रहे थे पर वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। ये बात ध्यान सुनो। कुछ समय बाद ये जब अवधारणा बताई गई उसके कुछ समय बाद में ऐसे कंपाउंड भी मिले जो इस फार्मूले का प्रतिपादन नहीं कर रहे थे, इस फार्मूले को नहीं मान रहे थे, परंतु वो कार्बोहाइड्रेट्स थे। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जो इस फार्मूले का प्रतिपादन कर रहे थे परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। तो फिर ये देखा गया कि भाई ये जो अवधारणा बताई गई है ये ठीक नहीं है। अवधारणा में साफ साफ बताया गया था कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब कार्बन और हाइड्रेट, कार्बन होगा और हाइड्रेट होगा मतलब जल होगा, तो ऐसे कंपाउंडों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाएगा। लेकिन आगे चल के ऐसा हुआ कि ऐसे कंपाउंड मिले जो इस फार्मूले का प्रतिपादन नहीं कर रहे थे। ये बताया गया था कि जो कंपाउंड इस फार्मूले का प्रतिपादन करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, लेकिन आगे चलकर ऐसा हुआ कि कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जो इस फार्मूले का प्रतिपादन तो नहीं कर रहे थे पर वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, और कुछ ऐसे मिले जो इस फार्मूले का प्रतिपादन कर रहे थे परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बताया गया उसमें कुछ ना कुछ कमी है। जब उस कमी को देखा वैज्ञानिकों ने तो उस कमी को सोचकर उन्होंने एक नई अवधारणा इसके लिए प्रस्तुत की। तो आओ चलो नई अवधारणा हम लोग सीखते हैं बच्चों। नई अवधारणा क्या है? देखिए नई अवधारणा में चल रहा है। नई अवधारणा में बताया गया कि वे सभी पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ऐसे यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो और पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ उसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो, तो ऐसे सभी यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
यानी सभी पॉलीहाइड्रोक्सी, ध्यान देना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स की न्यू न्यू अवधारणा, कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक अवधारणा। कार्बोहाइड्रेट्स की आधुनिक अवधारणा, कार्बोहाइड्रेट्स की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। अभी तो बताया था आपको, लेकिन फिर से देख लीजिए, लिख देते हैं। सभी पॉली हाइड्रोक्सी ओहो, सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या वे यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। हाँ, तो डेफिनेशन क्या हो गई? सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अथवा वे यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो ये तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी हो, पॉलीहाइड्रोक्सिल समूह के साथ साथ एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो, उन सभी यौगिकों को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो जो पहले की अवधारणा थी वो सारी गलत हो गई और नई अवधारणा में ये आया कि ऐसे यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण पर। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको बता दें बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है
पहला वर्ग कौन सा है बच्चों? पहला वर्ग है इसमें शर्करा। शर्करा। दूसरा है अशर्करा। अशर्कराएं लिखो यार, ये शर्कराएं, शर्कराएं, और दूसरा हो गया अशर्कराएं। बच्चों शर्कराएं कैसी होती हैं? शर्कराएं कैसी होती हैं? ये स्वाद में मीठी होती हैं। कैसी होती हैं? स्वाद में मीठी। ये स्वाद में ये स्वाद में मीठे एवं जल में विलय, एवं जल में विलय, विलय क्रिस्टली ठोस है। ठोस है। ये स्वाद में मीठे, जल में विलय, क्रिस्टलीय ठोस है। और अशर्कराओं की बात करें तो ये स्वादहीन जल में अविलेय, जल में अविलेय अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। अब अगर हम बात करें शर्कराओं की, तो शर्कराएं कितने प्रकार की होती हैं? शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। एक बच्चों होती है मोनोसैकेराइड, एक होती है मोनोसैकेराइड। एक होती है मोनोसैकेराइड, एक होती है बच्चों ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। एक होती है मोनोसैकेराइड, एक होती है ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं बच्चों? मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? आओ चलो इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये जल अपघटित होकर सरल अणुओं में नहीं टूटते हैं। टूटते का विभाजित लिखो यार, सरल अणुओं में नहीं विभाजित होते। होते हैं। अगर हम बात कर लें इनकी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ये जल अपघटित होकर, ये जल अपघटित होकर 2 से
10 अणु मोनोसैकेराइड के बनाते हैं, मोनोसैकेराइड के बनाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे मोनोसैकेराइड के विषय में। तो बच्चों, अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया पेंटोज, नहीं पेंटोज क्या, एक हो गया, सॉरी पेंटोज नहीं, एल्डोज। एक हो गया एल्डोज, एल्डोज, और एक हो गया कीटोज। एक एल्डोज, एक कीटोज। एल्डोज क्या होते हैं? जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सिल के साथ साथ एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सिल के साथ साथ एल्डिहाइड उपस्थित होता है उन्हें एल्डोज कहते हैं, और जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सिल के साथ साथ कीटोन उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम कीटोज कहते हैं। तो इसको लिखेंगे वे मोनोसैकेराइड, वे मोनोसैकेराइड, वे मोनोसैकेराइड जिनमें क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सिल समूह के साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। जिनमें वे मोनोसैकेराइड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सिल समूह के साथ साथ क्या होता है? एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? एल्डोज। और इसमें क्या लिखोगे? इसमें बच्चों लिखोगे वे मोनोसैकेराइड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सिल समूह के साथ कीटोन समूह जुड़ा होता। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। आइए चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। आइए देखिए, हाइड्रोक्सिल 4 तो ये हो गए और एक ये 5 हाइड्रोक्सिल हो गए और एक ये एल्डिहाइड हो गया। इसका नाम है ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एल्डोज है। और इसकी बात कर लें तो जरा देखिए, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है हमारा फ्रक्टोज। ये हमारा क्या है? फ्रक्टोज। तो ये आपका ग्लूकोज हो गया, ये क्या हो गया? फ्रक्टोज। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया आपका मोनोसैकेराइड। अब आप बात कर लेते हैं ओलिगोसैकेराइड की। तो ओलिगोसैकेराइड में साफ साफ लिखा है कि ये जल अपघटित होकर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के बनाते हैं। एक एग्जांपल इसमें हम
चेक करते हैं। जैसे ये हमने लिखा C12H22O11, ये आप सभी जानते हो सुक्रोज है। कौन है? सुक्रोज। इसका जल अपघटन करा दे रहे हैं, H2O से रिएक्शन करा दे रहे हैं, तो अपघटन कराने के बाद भी बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये वाला है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। तो इसके जल अपघटन से कितने मोनोसेकेराइड मिले? 2 मिले, इसीलिए इसको हम डाइसेकेराइड भी बोलते हैं। जिससे जल अपघटन से 3 मॉलिक्यूल्स मोनोसेकेराइड के मिलते हैं उसे ट्राई बोलते हैं, जिसमें 4 उसे टेट्रा, जिसे 5 उसे पेंटा, 6 उसे हेक्सा। इसी प्रकार से ओलिगोसेकेराइड पे चर्चा करते हैं। आइए चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं इसकी अशर्कराओं की। तो अशर्कराएं अर्थात पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड देखो, मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। ओलिगोसेकेराइड जल अपघटित होकर 2 से 10 अणु मोनोसेकेराइड के बनाते हैं। इसी प्रकार से पॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड के जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के कई अणु प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? इनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के कई अणु प्राप्त होते हैं। बच्चों ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए, एक होते हैं समपॉलीसेकेराइड, समपॉलीसेकेराइड, और एक होते हैं विषम पॉलीसेकेराइड। एक होते हैं समपॉली, एक होते हैं विषमपॉली। समपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? समपॉलीसेकेराइड वे होते हैं जिनके जल अपघटन से एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, उन्हें समपॉली कहते हैं। और जिनके जल अपघटन से अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उन्हें विषम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, समपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जिनके जल अपघटन से एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उन्हें समपॉली कहते हैं, और जिनके जल अपघटन से अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उन्हें विषमपॉली कहते हैं। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जैव अणु पर चर्चा की। जैव अणु कहते किसको हैं, जैव अणु कौन कौन से होते हैं उन पर चर्चा की। फिर कार्बोहाइड्रेट्स पर चर्चा की कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रारंभिक अवधारणा पर चर्चा की और कार्बोहाइड्रेट्स की आधुनिक अवधारणा पर चर्चा की। फिर हम लोगों ने लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण में हमने शर्करा और शर्करा के अलग अलग पार्ट किए, शर्करा के अलग अलग पार्ट किए,
और हम लोगों ने एल्डोज कीटोज पर बात की, ओलिगोसैकेराइड पर बात की, पॉलीसैकेराइड में हमने समपाली विषमपाली पर चर्चा की। तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ में हम आते हैं ग्लूकोज को लेकर, क्योंकि सबसे पहले हमें ग्लूकोज पर ही चर्चा करनी है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोज के साथ में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।